नमस्कार, आज है 16 मार्च, दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर नया हमला। बोले अदानी मुद्दे पर पीएम डरे हुए हैं। लंदन वाले बयान पर कहा सांसद हूं, संसद में दूंगा जवाब। राहुल के बयान पर बीजेपी का जोरदार पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले देश को कब तक भटकाएंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने का आरोपी हिरासत में। मुंबई पुलिस ने आरोपी से शुरू की पूछताछ। रक्षा क्षेत्र में करीब 70,500 करोड़ के सौदे की मंजूरी। स्वदेशी कंपनियों से होगी डील। तीनों सेनाओं के लिए हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल और तोप। कल की जबरदस्त तेजी के बाद सोना चांदी लुढ़के। भारी गिरावट के बाद क्रूड में रिकवरी की कोशिश। कल 7% गिरकर ब्रेंट 15 महीने के निचले स्तर पर लुढ़का। वीकली एक्सपायरी और ग्लोबल संकट के बीच बाजारों में हुई जमकर उठापटक। निफ्टी 13 अंक की मामूली बढ़त के साथ 17,000 के पास बंद। मेटल, आईटी और बैंकों से दबाव। हेडलाइंस के बाद दिन भर क्या हुआ ये आपको बताते हैं पूरे दिन की कहानी टॉप न्यूज में। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि वो तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। आपको बताएं कि याचिका में तेजस्वी के वकील ने कहा कि बिहार में अभी बजट सत्र चल रहा है, जिस वजह से तेजस्वी का आना संभव नहीं होगा। वो 5 अप्रैल के बाद कभी भी सीबीआई दफ्तर आ जाएंगे। ऐसे में सीबीआई ने अदालत को भरोसा दिलाया मार्च महीने में एजेंसी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। दिल्ली आबकारी नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने एक और केस दर्ज किया है। फीडबैक यूनिट यानी कि एफबीयू के गठन और कसता हुआ नजर आ रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। यह मामला फीडबैक यूनिट के गठन से जुड़ा है। इस मामले में सीबीआई ने प्राथमिक जांच नवंबर 2016 में ही शुरू की थी। फरवरी 2016 में दिल्ली सरकार ने फीडबैक यूनिट बनाई थी और अब एक और केस दर्ज होने के बाद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ईडी ने तेलंगाना के सीआर की बेटी कविता को आज नया समन जारी कर 20 मार्च को बुलाया है। आज ईडी के सामने पेश नहीं हुई। उन्होंने एजेंसी के पास अपने वकील के हाथों डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। के कविता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि नियमों के तहत ईडी एक महिला को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में ईडी को पूछताछ करने के लिए उनके घर आना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 24 मार्च को, लेकिन कविता को कोई अंतरिम। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा देने वाले एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 9 दिनों तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मुकेश आर शाह, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्यपाल कार्यालय के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, एक गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद दूसरे गठबंधन के साथ सरकार बनाने में शिवसेना में आंतरिक मतभेद था। यही पार्टी में टूट की वजह बना। इस पर चीफ जस्टिस समेत बाकी जजों ने सवाल किया कि अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने से एकनाथ शिंदे पक्ष के विधायक नाराज थे तो वो 3 साल तक सरकार के साथ क्यों रहे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले के नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पूरे मंदिर में चक्कर लगाए और शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। अब इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुफ्ती ने कहा कि यह उनका निजी मामला है और इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। इससे पहले महबूबा मुफ्ती 2017 में गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में भी जा चुकी हैं। तब वे मुख्यमंत्री थी। बीजेपी ने महबूबा के मंदिर जाना ड्रामा बताया। बीजेपी ने कहा कि कभी महबूबा ने अमरनाथ धाम के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया।
असम में 10वीं का पेपर लीक केस की जारी है। विपक्ष इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने इसे सरकार की विफलता बताया है। विधानसभा सत्र के दौरान सीएम शर्मा ने दावा इस घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मैट्रिक का पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, यह हमारी विफलता को दर्शाता है। इस मामले में केंद्र प्रभारी और 3 शिक्षकों सहित सभी मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने मुंबई में एक महिला डिजाइनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अमृता का आरोप है कि उसने अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज आपराधिक मामले को खत्म करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की, साथ ही उन्हें साजिश करके फंसाने की धमकी दी। डिजाइनर का नाम अनीक्षा है। अमृता ने कहा कि 18 और 19 फरवरी को अनीक्षा ने अनजान नंबर से अपने वीडियो क्लिप, वॉइस नोट्स और मैसेजेस भेजे थे। इसके जरिए उसने अमृता को धमकाने की कोशिश की। अमृता ने 20 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने डिजाइनर और उसके पिता के खिलाफ साजिश रचने और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। यह मामला मीडिया में अब आया है। और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरीज। साफ सफाई को लेकर अक्सर हम सब बड़े सतर्क होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी सतर्कता कभी-कभी ऊपर की सफाई की सतर्कता साबित हो जाती है। जबकि चिंता यह है कि असली सफाई के लिए तो आपको थोड़ा गहराई में उतरना आवश्यक है। मसलन एक पानी की बोतल। हमारा सवाल है कि आप में से कितने लोग अपने ऑफिस की बोतल को रोजाना या हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार कम से कम साफ करते हैं? मुझे नहीं मालूम कि आपका जवाब क्या है, लेकिन अगर आप अपनी पानी की बोतल रोजाना इस्तेमाल नहीं करते हैं, रेगुलरली उसकी सफाई नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए यह बेहद जरूरी खबर है। दरअसल एक स्टडी में पता चला है कि सफाई में थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी पानी की बोतल के मुंह पर टॉयलेट सीट से लगभग 40,000 गुना ज्यादा जर्म्स दे सकती है। यह पालतू कुत्ते बिल्लियों के पानी पीने के बर्तन से 14 गुना ज्यादा है। यानी उनके बर्तन भी हमारी पानी की बोतल से कई गुना ज्यादा साफ रहते हैं। अमेरिकी कंपनी वाटर फिल्टर गुरु ने घर में रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं की जांच की। इस स्टडी के दौरान शोधकर्ताओं ने पानी के बोतल के अलग अलग हिस्सों की जांच की और इसमें बोतल का ढक्कन, ऊपर का हिस्सा, बोतल का निचला हिस्सा शामिल किए गए। इस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि बोतल के मुंह में बड़ी संख्या में जर्म्स होते हैं। इसका कारण भी समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल पानी का बार बार इस्तेमाल करने से बोतल भले ही साफ दिखती हो, लेकिन उसमें जो होने वाला प्लास्टिक है उसको हानि रहित कई बार बताया भी जाता है, लेकिन तब भी उससे पानी सेफ नहीं रहता, क्योंकि रोजाना बोतल का इस्तेमाल करने से लगातार उसमें बैक्टीरिया पनपते रहते हैं। पानी की बोतल में जो स्टडी पता चली है, अलग अलग रूप में जो खतरनाक बैक्टीरिया पनपते हैं वो दरअसल 2 तरह के हैं। पहला है बेसिलियस और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। अब ये भी समझ लीजिए कि दोनों बैक्टीरिया हमारे शरीर को किस तरह के नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिलियस बैक्टीरिया की। ये पेट से जुड़ी, खासतौर से आंतों से जुड़ी बीमारी की वजह बन सकता है। और जो दूसरा है ग्राम नेगेटिव, जो बेहद खतरनाक बैक्टीरिया माना जाता है, क्योंकि इस पर एंटीबायोटिक दवाओं का भी कई बार असर नहीं पड़ता। इस बैक्टीरिया से ग्रसित मरीज जल्दी ठीक नहीं हो पाता, उसे लंबे समय के लिए इन्फेक्शन हो जाता है। जो पूरा का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलाका है, वहां पर तरह तरह की समस्याएं इस बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं। विशेषज्ञों की माने तो रीयूजेबल वाटर बोतल को सेफ मानते हुए हम लगातार उससे मुंह लगाकर पानी पीते हैं और यही बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे शरीर में पहुंचने का उसे जरिया बना लेते हैं। यही नहीं, बैक्टीरियल ब्रीडिंग की लगातार वजह बनने का कारण भी यही हमारी आदत होती है। इसकी बजाय वो बॉटल ज़्यादा सेफ होती हैं जिन्हें ऊपर से दबाकर पानी पिया जा सके। लिड या स्ट्रॉ वाली बोतलें आमतौर पर बैक्टीरिया का घर बन जाती हैं।
हालांकि स्टडी का विरोध करते हुए कई वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि बॉटल पर चाहे जितने बैक्टीरियाज हों, लेकिन जब तक वो हमारे मुंह से आते हैं, इसलिए वो खतरनाक उतने ज्यादा नहीं हो सकते। ये इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। जर्म सिर्फ बोतल में ही नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई चीजों में होते हैं। मसलन आपका मोबाइल फोन, किचन और बाथरूम का सिंक, टॉयलेट की शीट तो हमने बता ही दिया, वहां तो जर्म्स होते ही हैं। इसके अलावा जो रोजाना आप बेडशीट इस्तेमाल करते हैं, जो तकिया इस्तेमाल करते हैं, जो टॉवल्स इस्तेमाल करते हैं, रोजाना इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर जो है, उसका माउस भी जो है, उसका जो कीबोर्ड है, यहां तक कि आप जो घड़ी पहनते हैं, इन सब जगह पर बड़े जर्म्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए जितनी कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा इनकी सफाई रहे। इसके अलावा जो भी रोजाना में इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, उन्हें साफ सफाई उनकी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनको साफ अगर नहीं रखते हैं तो फिर ये तेजी से हमें बीमार करने के लिए काफी है। अब कई लोग ये भी कह रहे होंगे कि ये बड़ी डराने वाली चीजें हैं। आमतौर पर रोजमर्रा की चीजों की साफ सफाई का अगर इतना ज्यादा ध्यान रखेंगे तो फिर एक आम आदमी शायद अच्छी क्वालिटी की लाइफ जी नहीं पाएगा। लेकिन ये तमाम स्टडीज हैं जिनको हम आपके बीच में लेकर आते हैं और इन स्टडीज पर चर्चा भी करते हैं कि वाकई में एक तरफ ये स्टडीज हैं और दूसरी तरफ आम आदमी की जो प्रैक्टिकल चिंताएं हैं वो हैं। तो क्या ये स्टडीज जो हैं वो आम आदमी की प्रैक्टिकल लाइफ जो है उससे कोई मेल खाती हैं, उसको ज़्यादा डराती हैं, या वाकई में चिंता ज़्यादा है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और फिलहाल सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग आपका। जैसे मैं ओपनिंग रिमार्क में भी कह रहा था और जब हम ये खबर लिख रहे थे तो हमें भी लग रहा था कि हर जगह तो जर्म्स हैं, हर जगह तो इतनी बैक्टीरियाज हैं, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं से बच नहीं पाएंगे। क्या वाकई में सर इतना ज्यादा खतरनाक होते हैं हमारी पानी की बोतल के बैक्टीरियाज, हमारे माउस के ऊपर, फोन के ऊपर? क्या कहेंगे सर? नहीं, ये दीपक जी, आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ये जो रिपोर्ट आई है waterfilterguru.com, जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो डराने वाली तो है। लेकिन आपने जैसे कहा कि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट का, कि ये जो हमारे मुंह पे जो अंदर ओरल कैविटी में जो कॉलोनियल बैक्टीरिया होते हैं, जो ऐसे ही आमतौर पे हमारे माउथ में रहते हैं या ओरल कैविटी में रहते हैं, उसी के कंटेमिनेशन से हुआ है। देखिए, कितना ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, बट जो उन्होंने कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, जो CFU के डिस्क्रिप्शन से उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 40,000 गुना ज़्यादा है टॉयलेट सीट से, और इवन किचन सिंक से भी ज़्यादा है। और आपने कही कि जो हम लोग पेट्स के लिए जो बॉल्स यूज करते हैं उससे 14 टाइम्स ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पे बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट जो है ये ज़्यादा है इन बोतलों पे, तो इसमें कोई शंका नहीं है। फुल्ली साइंटिफिकली डेराइव डाटा है, और स्वाब लिया है उन्होंने और उसका फिर कल्चर किया है। उन्होंने पेट्री डिश जैसे एक कल्चर मीडिया टाइप की चीज़ बताई है बोतल के माउथ को। और आपने कहा कि 4 तरह की बोतलों में सबसे अच्छी थी जो स्क्वीज बोतल थी। बट निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अब पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, एनवायरनमेंट के ख्याल से रीयूजेबल बोतल्स बड़ी अच्छी बात है कि हर बार आप प्लास्टिक नहीं फेंकते हैं या आप कचरा नहीं बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये बोतल जो है, उन्होंने सजेस्ट भी किया है कि एवरीडे हॉट सॉप वाटर से इसको धोना चाहिए और कम से कम हफ्ता में एक बार इसको सैनिटाइज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट समझिए एक आई ओपनिंग टाइप की चीज़ है कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन में, इतनी ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया हमारे इन सब चीज़ों पे रहते हैं। बट उनमें कुछ लोगों का ये कहना है कि ये किसी बीमारी का कारण बनेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कभी उन्होंने मैं पढ़ रहा था, उसमें एक रिएक्शन उन्होंने एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने दिया कि पानी की बोतल से पी के किसी को बहुत गंभीर रूप से बीमार होते हुए नहीं देखा। इसी तरीके से टैप वाटर के नलके के मुंह पे भी हो सकता है कि इतनी बैक्टीरिया होती हो, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, खास करके जो ई कोलाई बैक्टीरिया होती है, ग्राम नेगेटिव बैसिलस, उसमें डायरिया, डिसेंट्री या तमाम पेट से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसकी होने की संभावना रहती है। तो मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट से एक चीज़ तो क्लियर है कि बैक्टीरिया का जो घनत्व है या उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, और ये कितना क्लिनिकली कॉरिलेट करेगी किसी तरह के बीमारी को प्रोड्यूस करने के लिए, लगता है कि उसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। दीपक जी,
अच्छा सर, एक बड़ा यक्ष प्रश्न है सफाई को लेकर। कई बार ये कहा जाता है और ये अक्सर बच्चों को इससे जोड़ा जाता है। कई बार ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बच्चों को एकदम फिल्टर्ड पानी दे रहे हैं, मिनरल वाटर दे रहे हैं, उनका एक्सपोजर नहीं है मिट्टी में, थोड़े बहुत जर्म्स पे उनका एक्सपोजर नहीं है, तो वो बड़े वनरेबल हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वहीं जो सुनने में आता है, वहीं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, इधर उधर जर्म्स के साथ रहते हैं, बैक्टीरियाज के साथ रहते हैं, तो कहा जाता है ऐसा, उस हिसाब से उनका बॉडी अभ्यस्त हो जाती है। तो इस हिसाब से तो हमारी पानी पे थोड़े बहुत जर्म्स होने, ठीक, इस सिद्धांत के हिसाब से तो सफाई का सिद्धांत है क्या सर? नहीं, देखिए दीपक जी, अगर आप तमाम पैथोजेन से थोड़े डोज के साथ, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप अगर प्रभावित होते रहते हैं, तो डेफिनेट तौर पे बॉडी उसके लिए इम्यून हो जाती है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि इन्फेक्शस डिजीज जो हैं, जो संक्रामक बीमारियां हैं, वो तो देखिए अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। अगर आप देखिए तो रूरल इंडिया में डायरिया और डिहाइड्रेशंस के जो केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चों में मौत का कारण भी बनता है। तो मुझे नहीं लगता कि सफाई तो करनी चाहिए। देखिए बीच में हम लोगों ने काफ़ी इस बात के लिए भी जोर दिया था कि जो वो आप फीडिंग बोटल्स होते हैं उसके निपल्स में भी काफ़ी इन्फेक्शन होता है, तो आप कटोरी चम्मच से बच्चों को दूध पिलाएं। तमाम चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। और इसलिए कि हमें इम्यून बनाना है तो पैथोजेन से संपर्क होना या पैथोजेन का एक्सपोज, ये लगता है कि तार्किक बात है। बट निश्चित तौर पे आप देखिए, ऐसे भी अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो तमाम वायरल बैक्टीरिया से आपको एक्सपोज्ड होते हैं और इम्यूनिटी, बट खास करके जो वाटर बॉर्न डिजीज है या फूड बॉर्न डिजीज है, वाटर डिजीज जो है उसकी जो है हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। आप रूरल इंडिया में देखिएगा, कई बच्चे डिहाइड्रेशन की वजह से, एक्यूट डायरिया की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और ये जो मुझे लगता है चाइल्ड मोर्टेलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो पानी की सफाई की बात रहनी चाहिए। बट ये जो डिराइव हुआ है, जो बैसिलस या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो वाटर के बोतल के से जो मिला, ये कितना ज़्यादा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि ये देखिए ओरल कैविटी में देखिए, हमारे मसूरों में देखिए, बैक्टीरिया तो होता ही, अब वो कोई पैथोजेनिक नहीं होता, वो कोई बीमारी प्रोड्यूस नहीं करता है, वो समझिए कॉलोनाइज होके वहां पे रहता है। तो उस तरह की बैक्टीरिया अगर ट्रांसफर हो जाती है वाटर बोतल के मुंह पे, तो शायद वो बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला या बीमारी प्रोड्यूस करने वाला नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पे इतनी मात्रा में अगर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है तो चांसेज है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज जो है, डायरिया, डिसेंट्री, ये हो सकता है। तो सफाई बरतने में दो चीज़ें जो उन्होंने सजेस्ट की है कि आप वाटर बोतल को रोज़ साबुन और धोएं और हफ्ते में एक बार उसको डिसइंफेक्ट कर लें या सैनिटाइज कर लें, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है। और नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जानबूझ के मुझे लगता है एक्सपोज होना बैक्टीरिया के लिए ये कोई बहुत ये आपने सही कहा कि सही बात है। ये आपने सही कहा, यानी कि सिर्फ इस सिद्धांत पे कि मिट्टी होती है, आप भी मिट्टी में लौट जाएं, अपने बच्चे को एक्सपोज कर दें मिट्टी और गंदगी में, ये कोई समझदारी नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चों की जब हम थोड़ा सा मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं तो बहुत सारी वो संवेदनशील रहते हैं, उनकी लाइफ क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। मोटा मोटा आपको दिखेगा कि बच्चा स्वस्थ है, मिट्टी में लौट रहा है, लेकिन उसके अंदर का जो संरचना है उसमें थोड़ी बहुत उसमें विपरीत असर पड़ता है और लाइफ की क्वालिटी पर असर पड़ता है। और कई ने ये देखा है कि एवरेज लाइफ भी प्रभावित होती है ऐसे बच्चों की। तो इसलिए साफ सफाई जितनी हो सके, जितना हाइजीन आप मेंटेन कर सके, उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ, हर बात के लिए पैनिक होने की आवश्यकता भी नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा इस स्टोरी से रिलेटेड रहेगा सर, आपको भी हमने और चीजों पे भी विश्लेषण लेना है आपका। ये हमारे हाथ में मोबाइल फोन रहता है और इसको लेकर सबकी चिंता होती है कि ये जहां जहां इंसान जाता है वहां वहां उसके साथ ट्रैवल कर रहा है। और हमने देखा है कि कई लोग तो इसको कई मर्तबा एक अजीब सी हैबिट आ गई है कि सोते हुए भी इसको लेना है, ऑफिस जा रहे हैं तो वहां लेना है, ट्रेन में, रेस्टोरेंट में, और यहां तक कि टॉयलेट्स में भी लोग लेकर जाते हैं। तो ये जहां वहां जा रहा है जहां जहां हम सब एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसे में इस पर जो आने वाले जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनका कितना खतरा है सर? और इसे तो सैनिटाइज भी नहीं, इसे तो साबुन के पानी से धुल भी नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है। जी
जी, अभी दीपक जी अभी बहुत सारे ऐसे अल्ट्रावायलेट बॉक्सेज आए हैं जिसमें आप ये सब की रिंग्स और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह को स्टरलाइज कर सकते हैं, और कोविड के टाइम में काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन ये ध्यान नहीं देते। देखिए, कोशिश तो ये करना चाहिए, खास करके जब आप मोबाइल पे कवर वगैरह चढ़ा लेते हैं तो उसमें और ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर रहता है, क्योंकि वो जो भी आता है, जो भी चीज़ें कॉन्टेमिनेशन होती है उसमें रहती ही रहती है, और आप इसकी सफाई नहीं कर सकते हैं, पानी से या ब्रश से सफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल के समय थोड़ा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप और कान के बहुत बिल्कुल नज़दीक होता है, खास करके इससे फोमाइट इन्फेक्शन होने के बहुत डर रहते हैं। तो जहाँ मोबाइल को कोशिश ये करना चाहिए कि आप स्पीकर मोड पे या फिर आप कोई हैंड्स फ्री लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपका एक्सपोजर होगा। और थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, आप कहीं साफ सुथरे जगह पे मोबाइल को रखें। टॉयलेट में जो ले जाने वाली जो बहुत गंदी आदत लगता है उससे भी बचना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि आप इसको कम से कम कंटेमिनेट होने, और अगर आपके पास फैसिलिटीज है तो वो अल्ट्रावायलेट जर्म मर जाता है और ये स्टरलाइज हो जाता है। एब्सोल्युटली सर। और ये इसलिए भी ज़रूरी है आपको मोबाइल हाइजीन, देखिए मोबाइल हाइजीन दो तरह की है, एक तो आपको फिजिकली जो हाइजीन मेंटेन करनी है, और दूसरी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इतनी लत ना लगा लें, इतनी आदत ना डाल लें कि ये आपकी जो शारीरिक जो दिक्कतें हैं उनके साथ साथ आपकी मानसिक दिक्कतों का ये कारण बन जाए। तो इसलिए इसको हर तरीके से इनकी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर आप बने रहिए हमारे साथ, ये हमारी पहली कवर स्टोरी। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी भी स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई है और का विश्लेषण देंगे। टीवी और अखबारों में इन दिनों H3N2 वायरस की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सामान्य वायरल लग रहा था, इसमें कहा जा रहा था कि इस वायरस की चपेट में आने पर बुखार और सर्दी थोड़ा लंबे समय तक रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप देखिए खबरें आ रही हैं कि इन वायरस से मौतें भी हो रही हैं। इससे चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। शुरू में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, बूढ़े हैं, तो उन्हीं लोगों को हो रहा है, लेकिन अब यंग एजेस में भी एक दो जो केसेस आए हैं मौत के, उसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब फिलहाल थोड़ा सा अपडेट ले लीजिए। खबरों के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में इस वायरल से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस वायरस से देश में अब तक जो रिपोर्ट हुए हैं 7 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तादाद इससे ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, यहाँ H3N2 से पीड़ित 58 मरीजों के संक्रमित होने की खबर है। अब जो BMC है यहाँ मुंबई की, इनके आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 4 मरीज H3N2 के मिले हैं। हालांकि सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। अब समझ लीजिए कि H3N2 वायरस क्या है, जानना बड़ा जरूरी है ताकि आप भी इससे सतर्क रहें। दरअसल जब कोई व्यक्ति H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण का शिकार होता है तो यह वायरस सांस लेने वाली नली में आक्रमण करता है, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी जो पूरा इकोसिस्टम है को प्रभावित करता है। गले में खराश की शिकायत भी रहती है। यह वायरस पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने, हाथ मिलाने और छींकने के चलते तेजी से फैलता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण अस्थमा के रोगियों और फेफड़ों के गंभीर संक्रमण वाले लोगों को सांस लेने में कठिनाइयां बढ़ रही हैं। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और जिनको सांस और फेफड़ों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें खास तौर पर रहना आवश्यक है। डॉक्टर्स की माने असर 5 से 7 दिनों तक रहता है। इसके संक्रमण का शिकार थकान, शरीर में दर्द, नाक से पानी आना आम बात है। कुछ मामलों में मतली, नौजिया जिसे कहते हैं, उल्टी, तेज बुखार और दस्त के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में फैलने वाले एडिनो वायरस की बात करें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये अधिक खतरनाक है। कोविड वायरस की तरह ही इस वायरस से बचाव के लिए भी तमाम उपाय किए जाने की आवश्यकता है। ये जिस तरह का इन्फेक्शन है, इसके लक्षण और बाकी अगर आप फ्लूज को देखेंगे तो लगभग एक ही होते हैं। इनफैक्ट जो कोरोना है उसके भी लगभग ऐसे ही लक्षण थे। तो कई बार मरीज कंफ्यूज भी हो जाता है, लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अभी जितने भी H3N2 जितने भी मामले सामने आए उनमें लगातार सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ताकि सब लोग इससे सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। मास्क, सैनिटाइजर, इन तमाम चीज़ों की भी दरकार बताई जा रही है। तो कैसे बचना है और क्या ये इसके बाद और गंभीर रूप अख्तियार कर सकता है, डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। सर,
अभी स्थिति क्या है और अलग अलग खबरें हम पढ़ रहे हैं, कई मामलों में मौत के केसेस के आने के बाद थोड़ी चिंताएं बढ़ी हैं, लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति क्या है सर? देखिए दीपक जी, ये जो H3N2 है ये इन्फ्लुएंजा ए का ही एक सब वेरिएंट है। इसकी जो फैमिली है ऑर्थोमिक्सोवेरिडी, जो एक फैमिली है वायरस की, उससे है। बट इसमें जो कॉमन फ्लू से उतना बेनाइन नहीं है। देखिए इसमें 10% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, 7% को आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फ्लू तो है, इन्फ्लुएंजा है, बट इसका जो वेरिएंट है H3N2 ये थोड़ा डेंजरस है। तो इसमें हमें लगता है ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपने जैसे राइटली बिल्कुल सही कहा कि एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आपके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स उसके इन्फेक्शन से होता है, हाथ मिलाने से होता है, आप क्लोज कांटेक्ट में आप आते हैं तब होता है। देखिए कोविड और इसमें एक फ़र्क है कि कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा लॉन्ग, 10 दिन, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड का 1 से 4 दिन के बीच में, मतलब आप किसी से एक्सपोज हुए 2-3 दिन में आपको लक्षण आ जाएगा। फीवर जो है 92% केसेस में फीवर होता है, 86% में कफ होता है। बड़ा कॉमन सिम्टम्स है। यूजुअली 2-3 दिन के बाद फीवर टूट जाता है, बट कफ काफी दिन तक प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। ये 3 हफ्ते तक भी कफ चल सकता है। खास करके एक्सट्रीम एज, जिनकी आयु 5 साल से है, हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज हैं, इसमें मौत का खतरा रहता है। और शुरू में जो अभी केसेज आए थे तो बड़ा एक के दुख के मौत हो रही थी। अभी आपने जैसे कहा मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने भी देखा 7-8 पेशेंट्स की डेथ हो गई है। पहले दोनों पेशेंट्स जो डेथ हुए थे वो इम्यूनो कंप्रोमाइज थे, एक लंग कैंसर का पेशेंट था और दूसरे में भी कोमॉर्बिडिटी थी। ऐसे भी पेशेंट्स हुए हैं जिनको निमोनिया हुआ, वायरल निमोनिया हो जाता है और ये बड़ा फल्मिनेंट निमोनिया होता है। तो निमोनिया तो एक कॉम्प्लिकेशंस इसका है ही। और एक्सट्रीम में बच्चों में क्या होता है कि अगर फीवर बहुत तेज हुआ तो फेब्राइल कन्वल्सन, सीजर्स, जो झटके आते हैं, दौरे आते हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे लोगों से, आपके माध्यम से लोगों को यही बताना चाहूँगा कि H3N2 को बहुत लाइट वायरल फ्लू की तरह मत लें। इलाज तो रेस्ट है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है। इसमें कोई ऐसी एंटीवायरल की जो ओसेल्टामिवीर है, जो कुछ ड्रग्स हैं वो दिए जाते हैं, बट वो काफ़ी सीवियर केसेस में दिए जाते हैं या बुजुर्ग लोगों को दिए जाते हैं। अब रही बात वैक्सीनेशन की, वो करवा सकते हैं। बट जिस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर था, मैं लोगों को यही बताऊंगा कि एक इन्फ्लुएंजा एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी है। उसमें एक रेस्पिरेटरी एटिकेट को भी जोड़ लें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, हैंड सैनिटाइजेशन, उसके साथ साथ आप खांसते छींकते समय आप रेस्पिरेटरी एटिकेट को फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से अभी है, और देखिए रिपोर्ट जितने भी आ रहे हैं केसेस के, क्योंकि इसका भी जांच तो वही है कि नेजोफेरेंजियल स्वाब से आप H3N2 को पहचानते हैं। जिस तरह से कोविड की जो नेजल स्वाब लेती है, नेजो या फेरेंजियल गले से जो स्वाब लेते हैं, तो अभी बहुत कॉमनली लोग करा नहीं रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि जो भी हम लोग क्लिनिकली देख रहे हैं, इस मुझे बहुत रैम्पेट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा केसेज होंगे जो रिपोर्ट अभी नहीं हो रहे हैं, लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। बट मुझे लगता है जो कोविड नेगेटिव है, कम से कम वो लोग अपनी कोविड कराएंगे और कोविड नहीं है, क्योंकि लक्षण दोनों के मिलते जुलते हैं। ऐसा कोई बहुत आप क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पे नहीं बता सकते कि कोविड है। कोविड के केसेस भी 734 केस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसमें डिफरेंशिएट करना सिम्टम्स के हिसाब से थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि आप स्वाब कराएं। अगर H3N2 नहीं, कोविड कराते हैं, उसके बावजूद भी आपको अगर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और सांस फूल रहा है, नाक नेजल ब्लॉकेज है, रनिंग नोज है, फीवर है, थकावट है, बॉडी एक है, तो बहुत चांस है कि H3N2 होगा। और डायग्नोस तो आपको कराना पड़ेगा। अगर आप स्वाब से टेस्ट कराएंगे तभी पक्की डायग्नोसिस होगी। बट मुझे लगता है अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जब तक सीजन थोड़ा चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर और बढ़ता नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि ये फैलेगा। हो सकता है कि अप्रैल महीने में जब गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसका ग्राफ नीचे आएगा। एब्सोल्युटली सर। एक आखिरी सवाल सर मेरा इसी से जुड़ा हुआ था, जो आपने कहा कि मास्क वगैरह पहनना आप शुरू कर दें। अभी जब तक कोविड का नाम लोग सुनते नहीं हैं तब तक वो मास्क की तरफ लौटना चाहते नहीं हैं, क्योंकि मास्क एक तो उन्हें दिन भर बड़ा करता है, अनईजीनेस होती है उनको, और दूसरा वो लोग थोड़ा सा वो मास्क से दूर ही रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे? आजकल ये जो वायरल फ्लू हो रहा है और हम देख रहे हैं कि आसपास सब लोग खांस रहे हैं, खराश उनके गले में सब में है, तो जैसा आपने बताया कि एक्सपोजर जितना में दिख रहा है उससे ज्यादा है। तो आप सलाह देंगे सर कि फिलहाल प्रिकॉशनरी
कम से कम मास्क तो शुरू कर दिया जाए? जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम को बता दूं कि अभी मास्क लगाने का ज़रूरत है। मास्किंग को फिर से अपना एक हथियार बनाएं, क्योंकि मास्क जो है आपको बचाएगा। N95 की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 3 प्लाई मास्क लगाएं। और ख़ास करके उन लोगों को जिनको सिम्टम्स आ गए हैं या लक्षण आ गए हैं H3N2 के, कफ है, खांसी है, फीवर है, वो अपने आप को आइसोलेट करें, लोगों से मिलना जुलना बंद करें, वो भी खुद मास्क लगाएं घर में, ताकि अदर फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्ट ना करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सदस्य को होता है, उसके बाद बाकी सबको H3N2 हो रहा है। प्रिजम्पटिव मैं मान रहा हूँ कि उसको H3N2 है, क्योंकि आम वायरल फ्लू में इतना ज़्यादा खांसी देखा नहीं जाता है कि इतना प्रोलॉन्ग्ड हो। जिस तरीके से अभी एकदम कफ जो है बहुत लंबे समय तक चल रहा है, और बहुत कम लोग हैं दीपक जी जो अपना टेस्ट करा रहे हैं। जैसे स्वाइन फ्लू के लिए, H1N1 के लिए जिस तरीके 2009 में जिस तरह से एक डर था, मुझे नहीं लगता है कि उतना अभी लोग H3N2 को समझ पाए हैं। और H3N2 नहीं है, इसकी पैंडेमिक देखिए 1968 में इसको हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेन में मॉडिफिकेशन होता है, थोड़ी एंटीजेनिक शिफ्ट ड्रिफ्ट होती है, उससे विरुलेंस बढ़ जाता है। तो मुझे इस बार की H3N2 या थोड़ा ज्यादा और इसीलिए मास्क लगाना है, एब्सोल्युटली मास्क लगा से बचना है। बिल्कुल। तो ये इन्फ ने, मुझे लगता है कि अब हमने इतना सब कुछ देख लिया, तो हमें कहे ही अपने जीवन में इसको आत्मसात कर लेना चाहिए, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना। तो इन्फ्लुएंजा हाइजीन, वो लोग जो रोज ट्रैवल कर रहे हैं और जिनके घर में कोमॉर्बिडिटी वाले बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या वयस्क भी हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुद भी अगर वो में हैं, और बाकी जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए भी कि फिलहाल मास्क कोई भी लगाई दे तो फिर डॉक्टर से ज़रूर मिलें। थैंक यू सो मच सर, हमेशा की तरह बड़ी आसान भाषा में, बहुत आम बोलचाल की भाषा में आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।